हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। मतलब जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा यूपीएससी में, पीसीएस में, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें काफ़ी समय से बच्चे लगे होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है, उनके जो फैमिली वाले होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनके जो एक तरीके से जो वो नहीं चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, वो तो यही मान के चल देते हैं कि यार चलो अब इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इससे उम्मीद करना छोड़ दो। और तभी लेट्स से कि आपने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, तो फिर जब एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे ना, तो उस एग्ज़ाम क्रैक करने का जो मज़ा होगा ना, वो अलग ही होगा। क्योंकि दुनिया में कोई अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे कि आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और वही जब आप एकदम से कर देते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पता था कि ये करके किसी दिन दिखाएगा। तो वही जो बुरे लोग होते हैं, जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो आपका भला नहीं चाहते, वही सब आपके पास में आएंगे, कहेंगे नहीं बेटा, मुझे तो पता था कि आप करके दिखाओगे ये वो। और फिर आपको उनकी असली औकात समझ में आती है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करके चलिएगा और मेहनत से कभी भी मत घबराइए, लगे रहिए, डटे रहिए और सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कोरोना की बात करें तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये 3 करोड़ जो है अब नंबर क्रॉस हो गया है। 3,23,390 केसेस टोटल कोरोना के अब तक निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे 9,44,637 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,17,76,519 लोग कोरोना से पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। टॉप कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पाँचवें पे पेरू। इंडिया के अगर नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें तो ये देखिए आप 97,000 केसेस आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ी से हमारे देश में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। टोटल केसेस अगर आप देखेंगे तो 51,15,893 लोग को टोटल कोरोना हो चुका है अब तक। और इसमें से देखेंगे आप तो 40,22,049 लोग पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं। फिर इसमें देखेंगे तो 83,230 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। टॉप स्टेट्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर उत्तर प्रदेश। आइडिया रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन की, कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। जो ह्यूमन माइग्रेशन ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है वो ज़्यादातर जो क्लाइमेट हो गया, अगर कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है आपको, जॉब करने की वजह से जब जॉब चली जा रही है तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप ऑब्वियसली माइग्रेट करोगे अपने वापस शहरों की तरफ। या फिर आपको जॉब अगर चाहिए तो आप अपने गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करोगे। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बोलते हैं माइग्रेशन। और किसी विषम परिस्थिति में जब आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो वो कई कारणों से होता है, क्लाइमेट की वजह से या फिर जॉब्स की वजह से या फिर और कुछ दूसरी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था जब कोरोना का लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे हुआ था, तब बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों ने दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से वापस आने के लिए अपने शहरों की तरफ बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग साइकिल से, कार से, ट्रक से, जैसे भी उन्हें जो सुविधा मिल रही थी वो आ रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट अपनी जान भी गंवा दी। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन माइग्रेशन आज बात करी जा रही है टोटल क्लाइमेट चेंज की। ह्यूमन माइग्रेशन जो है बहुत बार देखने को मिलता है। मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है कई बार किसी जगह से, जैसे अगर आप देखेंगे राजस्थान हमारा जो हो गया, गुजरात का जो डेजर्ट वाला रीजन हो गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, जिस वजह से बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वहाँ से लोग जो ठंडे थोड़ी जगहें होती हैं वहाँ पे आ जाते हैं, जो रहने लायक जगह होती है, हैबिटेट रीजन होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। रेनफॉल जो वेरिएबिलिटी होती है, कई बार कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। रैपिड ऑनसेट इवेंट्स, जैसे कि आप देखेंगे बहुत बार जो तूफ़ान आता है, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं,
ये सब भी कारण है कि ह्यूमंस को ये माइग्रेट करने पे, पलायन करने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, यहाँ पे कई बार जो है साइक्लोन्स आते हुए नज़र आते हैं और ये घूम के ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोन होते हैं इन स्टॉर्म्स के। आइडिया रखिएगा, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इकोनॉमिक और जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं उन पे भी काफ़ी बार ये डिपेंड करता है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कई बार जो अच्छी सोसाइटी नहीं मिलती लोगों की, प्रॉपर खाने की चीज़ें नहीं मिलती, प्रॉपर उनको वो पैसे नहीं कमा पाते, इस वजह से भी लोग बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लोग गरीबी में जीते हैं। गरीबी की वजह से वो लोग सोचते हैं कि चलो रिक्शा कमा के शहर के अंदर ही अपना जीवन यापन कर लेंगे, कहीं झुग्गी झोपड़ी बसा के अपना जीवन चला लेंगे। तो फाइनेंशियल कंडीशंस अगर थोड़ी सी भी उनकी सही होती है तो यही बोला जा रहा है कि तो वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिस वजह से वो इनफैक्ट वो माइग्रेट भी नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा माइग्रेशन पैटर्न आप देखेंगे वर्ल्ड में तो आप देखेंगे इंडिया का जो माइग्रेशन पैटर्न है, यूपी से आपको जो है सेंट्रल की तरफ आते हुए लोग नज़र आएंगे, वेस्ट बंगाल से ये जो बेसिकली दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ जाते हुए लोग दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडिया से जो काफ़ी ज़्यादा लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन पॉइंट होता है जहाँ से इंडिया के कई लोग कमाने जाते हैं और बदले में बहुत ही बड़े पैमाने पर रेमिटेंस हमारे देश में आता है। फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ से लोग जाते हैं साउथ अमेरिका की तरफ, मैक्सिको से अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो ये सारे माइग्रेशन पैटर्न्स हैं, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। मिडिल इनकम रीजन जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर पे, और यही रीज़न होता है कि वो बेसिकली माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेशन का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ होते हैं वो सिर्फ आप देखेंगे नॉट जस्ट मूवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम कंट्रीज, रादर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स। बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं माइग्रेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी है वो म्यांमार से माइग्रेट करके बांग्लादेश की तरफ आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यांमार से उसे भगा दिया गया और वहाँ से लोग भाग के बांग्लादेश की तरफ आए। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े माइग्रेशन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो आइडिया रखिएगा इस बारे में। आप यहाँ पे अगर वे फॉरवर्ड देखेंगे क्या कुछ किया जा सकता है इस माइग्रेशन से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कैसे, आप सोचिए ना कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं बारिश ना हो, बहुत ज़्यादा कहीं पे बड़े बड़े स्टॉर्म्स ना आए, बड़े बड़े ये सब अगर बड़े बड़े जो डिज़ास्टर्स नहीं आएंगे तो लोग क्यों माइग्रेट करेंगे। तो यही बात बोली जा रही है कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके काफ़ी जो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिस वजह से माइग्रेशन देखने को मिलता है, और ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं वो ज़्यादातर बाहर निकलती हैं, दूर जाती हुई नज़र आती हैं जहाँ पे एडवर्स क्लाइमेट होता है। तो अगर हम अपने क्लाइमेट को सस्टेनेबली मेंटेन करके चलें, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके चलें, कम पोल्यूशन करें, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो कम देखने को मिलेगा। आप देखिए अगर हम प्रकृति से ज़्यादा अच्छे से एक तरीके से हारमोनी मेंटेन करके चलेंगे तो हम जो है काफ़ी अच्छे से अमलगमेट करके रख सकते हैं अपने टेम्परेचर, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, और एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना के रख सकते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने कितने एक रेजिलियंस के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ रहें, और जो भी जैसी भी कंडीशन है उसको उसी के हिसाब से ढालें अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप देख सकते हैं जो पानी वगैरह है उसको साफ़ रखने की कोशिश करिए, ज़्यादा गंदा पानी मत करिए, पानी गंदा बहाइए मत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे जो एक क्लाइमेट चेंज आने वाले 50-60 सालों बाद जो देखा जाएगा उससे कहीं ना कहीं आप धरती को बचा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए इश्यूज़ जो हैं वो पहले आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि भाई क्या क्या जो मेन इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोल्यूशन वगैरह, ये सब अगर अभी से सस्टेनेबल वे में मेंटेन करके चला जाए, प्रॉपर सीवर ट्रीटमेंट प्लान STP बना के चले जाएं, प्रॉपर जो है पेड़ लगाए जाएं, फॉरेस्टेशन किया जाए, कम फॉरेस्ट जो जंगल हैं वो कम काटे जाएं, उसके बाद
ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो बहुत बड़ा एक माइग्रेशन होता हुआ जो नज़र आएगा उससे हम बच सकते हैं। फिर यहाँ पे भी बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज का, ही एक और टॉपिक है हॉटेस्ट समर। अभी आप देख रहे होंगे नॉर्मली अगस्त में जितनी गर्मी पड़ रही है, अगस्त से लेकर सितंबर तक इतनी गर्मी पिछले कुछ सालों में आपने नहीं देखी होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है कि वार्मेस्ट समर रिकॉर्ड करी गई है 2020 का। उसके बाद आप देखेंगे जो एंटायर प्लैनेट जो हमारा अर्थ है उसने थर्ड हॉटेस्ट जो मतलब तीसरी बार जो सबसे ज़्यादा गर्म जो अगस्त है वो एक्सपीरियंस किया है आज तक का। तो पहले 2 बार और गर्म हो चुका है, लेकिन ये तीसरे बार सबसे ज़्यादा इतना गर्म हुआ है जितना आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अगस्त में, कभी भी इतनी अगस्त सितंबर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो एक ब्लेम किया जा रहा है कि इट इज़ अ रीज़न दैट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज दीज और एडवर्स थिंग्स आर हैपनिंग हेयर। अगर आप देखेंगे एवरेज ग्लोबल लैंड जो है ओशन सरफेस जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर 0.94 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 20th सेंचुरी का जो एवरेज टेम्परेचर है 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे लगभग 1 डिग्री आप एक्स्ट्रा मान के चलिए 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल कम रहना चाहिए, वो 1 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है। जिस वजह से आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर एक मिनट ये देखिए यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स है यहाँ पे अगस्त में आप देखेंगे तो वार्मेस्ट जो है अगस्त देखने को मिला है। उसके नॉर्थ अमेरिका का आप जो पार्ट है वो देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में भी अगस्त जो है सबसे गर्म देखने को मिला है। उसके बाद आर्टिक सी जो है यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त 2020 जो है आर्टिक सी में बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया, 29.4 जो % है वो कम हो गया है 1981 से 2010 के कंपैरिजन में। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितने बड़े बड़े जो आइस शीट्स हैं वो बेसिकली टूट के गिरते जा रहे हैं ओशन में। उसके बाद यूरोप वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे भी थर्ड वार्मेस्ट अगस्त देखने को मिला। एशिया में भी ऐसे ही हालात है, साउथ अमेरिका में भी ऐसे ही हालात है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात नज़र आएंगे। यहीं पे अगर आप देखेंगे हांगकांग में तो आज तक इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं अगस्त के महीने पे जितनी आज की डेट में गर्मी पड़ रही। न्यूजीलैंड को में चौथा सबसे गर्म अगस्त देखने को मिला। वही अगस्त अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो छठा सबसे गर्म अगस्त देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा फायर भी देखने को मिल रही है, कई बार जंगलों में आग लगती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी चिंता का विषय क्रिएट कर रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े जो आइस शीट्स हैं अंटार्कटिका के अंदर वो गलते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रीनलैंड के अंदर वो सब गलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे कैलिफोर्निया जो कि यूएस के अंदर है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर नज़र आती है, जिस वजह से वहाँ का एक तरीके से आप जो पर्टिकुलेट मैटर जो है वो लगभग 250 के आसपास पहुँच गया, जो कि इंसानी जो नाक है, इंसानी जो क्षमता है जो बर्दाश्त करने की उससे कहीं ज़्यादा पार कर गया है। साइबेरिया, रशिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम होता हुआ नज़र आया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रही है। कनाडा में भी काफ़ी ज़्यादा आइस शीट्स टूट रही हैं। आर्कटिक रीजन जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो लार्जेस्ट डिक्लाइन है आइस सी उसमें देखने को मिली। बहुत ज़्यादा जो आइस है वो गल के ओशन में गिर रही है और बोला जा रहा है कि ये लगभग दोगुनी तेज़ी से ये गर्म जो है वो हो रहा है वर्ल्ड। और इस वजह से बोला जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है यहाँ पे वो आप ये देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात की जा रही है कि एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस की वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक गैस एमिशन हो रहा है वही सब रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर आइस जो है ज़्यादा जो फ्रेश वाटर जो हमारा स्टोर्ड है वो आइस के फॉर्म में अगर वो बढ़ेगा, वो सारा समुद्र में चला जाएगा, तो बेसिकली जो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो हमारे वो वहाँ पे जो किनारे के जो शहर बसे हुए हैं वो सब पानी में डूबते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को यहाँ से पलायन करके फिर से वही माइग्रेशन वाली बात होगी जो मैं आपको बताऊँ। माइग्रेशन करना पड़ेगा उन्हें और उन्हें अंदर के जो ऊँचे क्षेत्र है वहाँ पे रहने के लिए उन्हें आना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बार बारिश देखने को मिली। समर रीजन में, समर के महीने में गर्म जब होती है उस समय बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली। और यही रीज़न है कि राजस्थान जो अब तक जो लोकस्ट अटैक है, टिड्डी दल का जो हमला है वो राजस्थान गुजरात तक जो देखने को मिलता था, इस बार वो छत्तीसगढ़, तो आप सोचिए हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ तक ये पेनिट्रेट कर गया। पूरा टिड्डी दल राजस्थान पार करते हुए, मध्य प्रदेश पार करते हुए
छत्तीसगढ़, यूपी जैसे स्टेट्स तक पहुंचा। ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कुछ 10 सालों में। तो आप समझ सकते हैं इसके कितने ब्रॉडर इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। अगर बेसिकली रीज़न देखेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसका रीज़न पहला तो मैं बता ही चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि जो इंक्रीज रेट ऑफ वार्मिंग है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबली जो माना जा रहा है, ये इट इज़ कॉल्ड आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, तो आप बोल सकते हैं उससे कि हाँ भाई, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नहीं तो नॉर्मली इस पिछले साल अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर में बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा हल्का सा मौसम हो गया था। अभी आप देखेंगे नवंबर अक्टूबर आने को है और गर्मी बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही है। मेल्टिंग आइस जो है वो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इसमें देखेंगे जो मेल्टिंग आइस हैसन द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग बाय एक्सपोजिंग एरियाज पुअर एट रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जब सारी आइस जो है लेट से कि ये मेल्ट होती जा रही है, तो होता क्या है, एल्बिडो इफेक्ट बेसिकली से बोलते हैं। जब आपके एटमॉस्फेयर जो सन की रेज हैं वो पड़ती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में आइस वाले रीजन में, तो ये पूरी एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर देती हैं ये जो सनलाइट आती है। लेकिन अब जब ये आइस टूट के समुद्र में गिर गई तो ज़्यादा जो मतलब ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से गर्मी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि ज़्यादा जो हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जिस वजह से क्रिएटिंग अ फीडबैक लूप बिटवीन मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे ज़्यादा ओशंस गर्म हो रहे हैं, जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे अर्थ का लैंड एरियाज़ में पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये आप देखेंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो इज़राइल है, इज़राइल अब जो बेसिकली जो ये आप देखेंगे जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, उनके साथ जो एक रिलेशन बनता जा रहा है इज़राइल का, और जो पैलेस्टीन के इशू को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि पैलेस्टीन और ज़्यादा बुरी कंडीशन में जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। यही सब बेसिकली सपोर्टर्स थे पैलेस्टीन के, लेकिन अब ये सब जो है वो जा रहे हैं सब इज़राइल के साथ, जो कि इज़राइल क्या है, इज़राइल पैलेस्टीन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ये आप देखिए इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, उसके बाद सऊदी अरेबिया, ये सारे जो कंट्री हैं अरब कंट्री, ये सब अब सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इज़राइल को। साथ ही आप देखेंगे छोटा सा जो एरिया है बहरीन का, ये सब सपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है अब इज़राइल। और आप देखेंगे इसे बेसिकली बोला गया है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि USA के द्वारा ये साइन कराया गया UAE, बहरीन और इज़राइल के बीच में। अब्राहम अकॉर्ड याद रखिएगा, अंडर US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, इसमें इन्होंने बेसिकली एक मीडिएशन मतलब कि आप बोल सकते हैं बिचौलिए का काम किया, और उन्होंने इन जो तीनों देश के रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन पे ले जाने में हेल्प करी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब इस हेल्प से जो सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम्स थे और जो जूइश स्टेट है उनके रिश्तों में एक गर्माहट आएगी, अच्छे रिलेशन होते हुए नज़र आएंगे। और जो एक एग्रीमेंट है जिसमें आप देखेंगे UAE, बहरीन जो है ये अब जो अपने रिलेशन से ये नॉर्मलाइज कर सकेंगे इज़राइल के साथ में, जो कि अभी तक उनके मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी रिलेशन नहीं थे, लेकिन अब इसमें जब डोनाल्ड ट्रम्प का तड़का लग गया है तो इस वजह से ये जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशंस है इसकी वजह से बेसिकली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो सोशल इंगेजमेंट है ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स होंगे, एक दूसरे के देश में जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो जाते हुए नज़र आएंगे। सिक्योरिटीज़ में जो सिक्योरिटी टाइज़ होती हैं, सिक्योरिटी बेसिकली वो बायलैटरल एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो जो USA है बोलेगा वो उसी के साथ उसी के हिसाब से इज़राइल के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि अरब कंट्रीज़ का USA के साथ काफ़ी ठीक ठाक रिलेशन है और इज़राइल का USA से तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलेशन है। क्योंकि इज़राइल से क्यों अच्छा रिलेशन है ये आप बेसिकली समझिए, इज़राइल में बहुत बड़ी एक जूइश कम्युनिटी रहती है और यही जूइश कम्युनिटी जो है अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तो जूइश कम्युनिटी अगर USA इज़राइल में जूइश कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो इज़राइल कम्युनिटी इन रिवॉर्ड अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को वोट करके एक तरीके से हेल्प करेगी कि वो चुनाव जीतें। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा
हमदर्दी दिखा रहे हैं इन तीनों देशों के साथ में और उनके रिलेशन अच्छे करवाते नज़र आ रहे हैं। 3 साल से इन्होंने नहीं सोचा, लेकिन अब जब चुनाव आया है तब ये काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इनके काफ़ी ज़्यादा जो ड्रॉबैक्स भी हैं इनके कार्यकाल में, इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया, नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए, उसके बाद कई जगहों पे एक तरीके से ये ईरान में काफ़ी ज़्यादा एक गच्चा खा गए, जिस वजह से आप देखेंगे इनके जो कार्यकाल में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो शायद इसका एक इम्पैक्ट जो है उसका उनको वोटिंग में अपने जो चुनाव होंगे उसमें नज़र आ सकता है, क्योंकि इकॉनमी जो है यूएसए की गड्ढे में जा रही है। आप देखेंगे जो वहाँ पे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो लीडिंग पेशेंट्स हैं, वर्ल्ड की टॉप कंट्री बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। लेकिन उसके बावजूद ये लगे हुए हैं, नोबेल प्राइज़ में भी इनको नॉमिनेट किया गया है कि इन्होंने मीडिएशन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, यूएई, बहरीन और इज़राइल का एक मीटिंग करवा दी है इनका मीडिएशन करके। इन अग्रीमेंट से अगर आप देखेंगे तो ये इन बेसिक के जो एग्रीमेंट्स हैं इनमें सऊदी अरेबिया की बैकिंग है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात बोल सकते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया बिल्कुल फेस टू फेस नहीं है इस अग्रीमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से बैक हैंड सपोर्ट ज़रूर है, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया के भी अच्छे रिलेशन होते हुए नज़र आएंगे। रियाद ने एक अपना जो एयर स्पेस है वो ओपन कर दिया है, कमर्शियल फ़्लाइट्स जो कि अब यूएई और इज़राइल के बीच में चलेंगी। अकॉर्ड्स में बोला गया है कि सबसे पहले इज़राइल और जो अरब कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली इनके बीच में टाइज देखने को मिले थे 1994 जॉर्डन इज़राइल पीस ट्रीटी के बाद में, और एक रेयर डिप्लोमेटिक आप बोल सकते हैं विन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितनी एक इसमें हाइप बना रहे हैं ना कि हाँ भाई हमने ये मीडिएशन करा दिया, हमने इनके बीच में, ऐसा है नहीं, पहले से ही इन कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन मतलब एवरेज रिलेशन चल रहे थे, और ये अब नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस है जिसमें ये रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक तरीके से तड़का मार के अपना वोट भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ में डिज़ास्टर्स स्टेट में है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वहीं साथ ही साथ आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ भी इन्होंने जो तालिबान के साथ डील कर ली उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे लेस देन 50 डेज़ अब बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के लिए, और ये सब जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इनको बोला जा रहा है कि एक नया सवेरा देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस वही बात है कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अपने चुनावी गतिविधि के लिए उठा रहे हैं। अभी आप देखेंगे हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है इसमें अभी बोलना कि हाँ भाई ये सारी जो ट्रीटी हैं, ये सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बोलना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगा। और आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है ये तो समय ही वक्त ही बताएगा। अगर आप देखेंगे इजिप्ट और जॉर्डन ने भी ऐसी ही पीस ट्रीटी साइन करी थी इजराइल के साथ 1979 और 94 में, जब और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी अरब इजराइल जो नॉट फ्रंट लाइन स्टेट्स इन मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्ट किसी क्लैश में नहीं है इजराइल के साथ में, क्योंकि इजराइल जो है एक बहुत ही डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, अच्छी इकॉनमी है, छोटा देश है लेकिन बहुत पावरफुल देश है। तो इस वजह से जो उगता हुआ सूरज है उसको सभी सलाम करते हैं, वैसे ही ये अरब कंट्रीज़ भी कर रही हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ना भी करते तो भी अरब कंट्रीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कभी और मतलब कुछ 2-4-10 महीने बाद शायद ये सब चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलती। लेकिन वही बात डोनाल्ड ट्रंप कि वो उन्हें करना है तो वो करके रहेंगे। अगर आप देखेंगे पैलेस्टीनियन जो है, पैलेस्टीनियन के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आप देखेंगे पैलेस्टीनियन को बहुत ज़्यादा उनको दबाया जाता है, उनके साथ एक तरीके से भेदभाव किया जाता है, जिस वजह से उनका जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है। इजराइल के द्वारा टाइम टू टाइम हमले कर दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते हैं। तो ये जो पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है इसको भी इंडिया जो है काफ़ी बार हालांकि सपोर्ट करता रहा है पैलेस्टीन को, लेकिन अलग ही तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। अरब कंट्रीज़ जो है वो अब जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इजराइल के साथ, वो अब पैलेस्टीन मूवमेंट्स को वो इस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जैसे कि वो सपोर्ट किया करते थे पहले। 2002 में जो अरब पीस इनिशिएटिव आया था, तो ये सब जो इनिशिएटिव किए गए थे इसमें पैलेस्टीन को जो सपोर्ट एक देखने को मिलना था वो अब सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टीन का क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके ख़त्म हो जाएगा। पैलेस्टीन का क्वेश्चन
जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, लेकिन उस पर अब एक तरीके से चादर डाल दी गई कि भाई अब ये इस मुद्दे को यहीं दबा दो और आगे अब हमें इस मुद्दे को नहीं बढ़ाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मुद्दा जब छोड़ दिया जाएगा तो एक तरीके का वैक्यूम जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि अरब पावर्स जो है वो पहले इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे अब जो है वो नहीं बोल रही हैं। इजराइल पैलेस्टीन का बिल्कुल आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता है, और वो जो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो बेसिकली जो शिया सुन्नी वाला भी काफ़ी ज़्यादा इशू चलता है। ईरान टर्की के जो बेसिकली ये सब अलाइज हैं पैलेस्टीन जो है, अब ईरान टर्की जो है वो तो काफ़ी पैलेस्टीन के नज़दीकियाँ दिखाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इज़राइल का एक तरीके से सपोर्ट वो बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं इनका जो पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो और कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। जियो पॉलिटिकल स्टैंड्स अगर आप देखेंगे तो कोर इशू जो है वो अभी भी अनसॉल्व है, कोई भी पैलेस्टीन की मुद्दे को आगे नहीं लेके आ रहा है। टर्की और ईरान ने हालांकि अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ दिखाई हैं, पैलेस्टीन को सपोर्ट भी किया है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये जो साइन करवा दिया है ये अकॉर्ड, इससे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और पैलेस्टीन के जो मुद्दा है उसको अनरिजॉल्व ही छोड़ दिया है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का कुछ आने वाले टाइम में अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो क्या उनका मूड बनता है, अगर नहीं जीत के आते तो फिर इसके अलग तरीके के इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि देश दुनिया में जो अलग अलग देशों के बीच में समझौते होते हैं उससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश में। यही बेसिक चीज़ें आपको समझनी होती हैं। तो ये था आज का टोटल लेक्चर दोस्तों। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। फ्री में आप ये PDF सारी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से। तो ये था टोटल आज का लेक्चर दोस्तों। जय हिंद।